बता रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना और उसका नेचर पता करना। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट मेथड आप लोग को बताए थे पिछले लेक्चर में कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से निकालना। याद है सब? उसका और कुछ प्रॉब्लम्स को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन उसमें क्या बात और सॉल्यूशन पता करना और नेचर पता करना, यही बात बताए थे। थोड़ा सा ब्रीफली उसको एक मिनट में रिवीजन कराते हैं और उसके बाद उसका कुछ और प्रॉब्लम्स आप लोग को बताते हैं। देखिए क्या बताए थे, उसको हम याद दिलाते हैं थोड़ा सा। क्या बताए थे? ऐसा था, कभी भी आपको अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है तो ऐसे बताए थे। याद करिए, सबसे पहला काम क्या करिएगा, मैट्रिक्स मेथड या इन्वर्स मेथड से आपको पता करना है नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए का निकाल लीजिए। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए क्या ए मैट्रिक्स क्या था? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर ऐसे आएगा आगे तो रिवीजन कराएंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर वो जीरो नहीं होता है तो सीधा यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कंसिस्टेंट होगा। और अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया तो आपको दो चीज हो सकता है, वो नो सॉल्यूशन हो सकता है या क्या इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तब आपको उसके बाद एडजॉइंट ए इंटू क्या बी निकालना। यही सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे क्या कि 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू क्या बी। कुछ याद आया? तो यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर ए जीरो हो गया तो इसका वैल्यू भी निकालना होगा। एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू फाइंड करिए। अगर वो मैट्रिक्स जीरो नहीं है तब क्या होगा? नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी भी जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है ही, दोनों जीरो, तो इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन मीन्स कंसिस्टेंट होता है। लेकिन उसमें बताए थे, एक एक्सेप्शन बताए थे कि अगर एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर नहीं है, तब ऐसा होने के बावजूद उस सॉल्यूशन क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। ऐसा हो गया। और अगर ये तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पता करने के लिए बताए थे, तीन ही टाइप का सॉल्यूशन होता है, ऐसे देख लीजिएगा। और अगर वो यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो यहीं से बताए थे, यही सॉल्यूशन निकालने का तरीका है एक्स इक्वल टू इनवर्स भी, और या उसी को आप इनवर्स को ए इनवर्स को ऐसे लिख सकते हैं जो यहाँ लिखे हैं, और इससे सॉल्यूशन निकाल लेते। कैसे पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं, फिर आज कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालना है तो जेड का वैल्यू हम लोग सोल्व करके जेड का वैल्यू कुछ लैम्डा रख देते हैं या टी रख देते हैं, और उसके बाद हम लोग इनफिनिटी में सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे, उसको प्रॉब्लम्स में बताएंगे। तो ये बताए थे। चलिए अब कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसको करवाते हैं आप लोग को। क्या आप देख रहे हैं मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना? तो उसमें होमवर्क दिए थे आप लोग को, ए सोल्व करने के लिए दिए थे। तो ए इसमें से दो तो हम बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 14 और 17। ये 15 और 16 बन गया है, बन गया होगा। और कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का ही है। 18 नंबर कितना लोग बनाए हैं? मैक्सिमम लोग बनाए हैं, लेकिन हम बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, एनसीईआरटी का ही है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हर बोर्ड में पूछा गया है, एनसीईआरटी का ही है। आप देख रहे हैं नेचर एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, यही आप देख रहे हैं। इसमें ईपी 4 आप लोग को दिए हैं, एलिमेंट्री 4, उसी का कुछ प्रॉब्लम हम बताने जा रहे हैं। और देखिएगा क्या है, इसके सॉल्यूशन निकालना है। क्या कर रहा है, ए ऐसा दिया हुआ तो पहला कर रहा है ए इनवर्स निकालिए। तो चलिए पहले ए इनवर्स निकाला जाए।
क्वेश्चन नंबर 18, ए यही है, ए पहले लिख लेते हैं। कितना है, 2 -3 5 और 3 2 और -4 1 1 -2 है। इसी का इन्वर्स निकालना है। तो आप जानते हैं देयरफॉर ए इन्वर्स में डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ता है, तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, थर्ड रो के एलोंग ही आप इसका वैल्यू निकालिए। क्यों, या फर्स्ट किसी रो के एलोंग करिए एक्सपेंड। क्यों, अभी बताए थे पिछले क्लास में, फिर अभी आएगा तो आपको पता चलेगा। इसके एलोंग हम एक्सपेंड करते हैं, तो प्लस माइनस प्लस +1, जिस रो कॉलम में ढकिए वैल्यू निकालिए। कितना होगा, 4 × 12 -10, 12 -10 हो जाएगा। और फिर प्लस के बाद माइनस, तो -1, जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, तो कितना बनेगा, माइनस ऑफ क्या, -8 माइनस क्या 15, -8 -15, और फिर उसके बाद प्लस, माइनस के बाद प्लस, तो प्लस -2, ये -2 जिस रो कॉलम में ढक के निकालिए, 2 दूना 4, 4 -9, 4 माइनस क्या -9, ऐसा बन गया। और इसको जोड़ के वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये 12 -2 10 2, तो +2 और यहाँ जोड़िए 8 5 23 और माइनस प्लस 23 और यहाँ का 2, 25 यहाँ तक हमारे पास है। 25 इधर जोड़ते हैं अब, 9 4 13 13 26, 25 और -26 कितना बना, -1। तो जोड़ के हम लोग निकाल लिए, इसका वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालिए। क्यों निकाले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए इन्वर्स निकालने में वो फॉर्मूला है, क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ क्या ए, यही होता है ना जी। तो डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी निकाल लिए हैं, तो ये 1 क्या -1, और यहाँ एडजॉइंट शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। बाई क्या लिख देते हैं, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो इसका वैल्यू शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं, क्या तरीका बताए हैं। एडजॉइंट शॉर्टकट से निकालना क्या है बताए थे। सबसे पहले सभी एलिमेंट का पोजीशन का साइन लिख दीजिए। तो पोजीशन का साइन सबसे पहला का क्या होता है, पॉजिटिव, और रो बाई जाइए या कॉलम बाई अल्टरनेट साइन, तो प्लस, इसके बाद यहाँ माइनस, थोड़ा जगह छोड़ के, एंड फिर क्या यहाँ प्लस, और इसके बाद फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए और लिख दीजिए। तो पहले पोजीशन का साइन लिख दीजिए, और उसके बाद क्या बताए थे, माइनर इसमें लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो निकालिए रो का और लिखिए क्या करस्पॉन्डिंग कॉलम में, तो एक तरह से ट्रांसपोज भी होते चलेगा सीधा। तो हम लोग फर्स्ट रो का निकालेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का निकालेंगे सेकेंड कॉलम लिखेंगे, थर्ड रो का निकालेंगे थर्ड कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 का निकाल रहे हैं माइनर, तो कितना बनेगा, -4 -4, तो -4 +4 हो जाएगा 0 हो जाएगा। निकाल रहे हैं यहाँ, लिख रहे हैं यहाँ पर। अब -3 का निकालेंगे, तो इसको रखिए, कितना बनेगा, -6 और माइनस ऑफ क्या -4, तो -6 +4 हो जाएगा, कितना बनेगा -2। निकाल रहे हैं इसका, लिखेंगे यहाँ -2, यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए, अब इसका निकाल रहे हैं, ए वाला 5 का निकालेंगे, तो इसको ढकिए, 3 -2 कितना बनेगा 1, तो यहाँ निकाल रहे हैं इसका, लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला रो का निकाले, यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो का निकालेंगे और क्या सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। 3 का निकालिए, कितना बनेगा बताइए, माइनस प्लस हो जाएगा 6 और -5 +1, इसका निकाल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे +1 हो गया। फिर उसके बाद 2 का निकालिए, तो जिस रो कॉलम में ढकिए, कितना बना बताइए, -4 और -5 -9, -9 निकाल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर -9। फिर उसके बाद -4 का निकालिए, यहाँ पर इसको ढकिए, तो 2 और -6 कितना हो जाएगा, -3 +5 हो जाएगा, तो +5 निकाल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, ए वाला हो गया। अब इसका निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे, लेकिन ढक के ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे
तो एलिमेंट और पोजीशन का साइन, यहाँ माइनर ही तो ये मल्टीप्लाई करते हैं ढक के, तो निकाला हुआ तीसरा रो का, सीधा उसको तीसरा कॉलम में लिख देना है। इसलिए रो के बाद टाइप से करिएगा तो एक काम बच जाएगा। तो देखिए यही है माइनर इसका, तो कितना हो गया 12 माइनस 10 2, तो यहाँ लिखेंगे, निकाल रहे हैं इसका, लिखेंगे यहाँ पर इसका माइनर है, ये कितना है माइनस कितना 23, तो लिखेंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद क्या इसका निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका निकाला हुआ है यही 9 4 13 प्लस 13, ऐसा हो गया। तो यही हो गया। अब ए इनवर्स आप लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स हो गया, बस माइनस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। कहाँ मल्टीप्लाई करिएगा, तो सारे एलिमेंट में, जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करने से वही होता है। फिर यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करिएगा 1, यहाँ करिएगा -2, यहाँ करिएगा क्या हो जाएगा -2, यहाँ करिएगा +9, यहाँ करिएगा -23, यहाँ करिएगा -1, यहाँ करिएगा +5, यहाँ करिएगा -13। ये सब जो शॉर्टकट तरीका है ये आप देखिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी, और शॉर्टकट भी बताया गया बहुत कॉम्प्लेक्स करके, हम इजी तरीका बताए हैं, सीधा डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा। 2 ऑर्डर का तो मिल जाएगा, 3 ऑर्डर का भी है लिखा हुआ, बहुत शॉर्टकट तरीका समझिए, और लॉन्ग वे है, बहुत जगह पर बताया गया, लेकिन हम एडजॉइंट निकालना इसका बहुत आसान तरीका बताए हैं। और बहुत लोग सोचते हैं अच्छा सर तो सब ऐसे बताता होगा, नहीं बउआ, आप देखिए और एनालाइज करिए, तब पता चलेगा कि हर एक चीज़ को हम कितना, एक छोटा छोटा बात पर कितना हम समय देते हैं और उस पर कितना टाइम देके उसको रिसर्च करके निकालें। हर एक चैप्टर बाय चैप्टर, हर चैप्टर में बहुत सारा पॉइंट होता है, हर एक बात पर रिसर्च किया हुआ है मेरा और उस पर काम किए हैं। तो हर वो जो भी हम बताते हैं किसी भी चैप्टर्स में बहुत इजी, बहुत, अब भले आप उस पर टाइम नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर टाइम दीजिएगा तब आप एनालाइज करिएगा कि हम कितना बेस्ट तरीका से आपको बता रहे हैं। तो चलिए इनवर्स पहले पता चल गया, ए इनवर्स निकल गया। अब सेकेंड पार्ट अब कह रहा है इसी का, उसको लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है देखिएगा, सेकेंड पार्ट लेते हैं, कह रहा है यूजिंग ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स जो आप निकाले हैं फर्स्ट पार्ट में उसका यूज करते हुए सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है, मतलब इस इनवर्स का यूज करना ही है, इसी के तरीका से आपको सोल्व करना है, दूसरा कोई तरीका नहीं फिट होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या है उस इक्वेशन को लिखते हैं, क्या है 2x एंड -3 ऑफ y एंड क्या +5z इक्वल टू क्या 11 है, और एक क्या है 3 ऑफ x एंड प्लस क्या 2 ऑफ y और कितना -4z इक्वल टू क्या -5 है, और यहाँ x एंड प्लस क्या y एंड -2z इज इक्वल टू क्या -3 है। इसी को सोल्व करना है, मीन्स इन्वर्स का यूज करके सोल्व करना है। तो आपको सिखाए हुए हैं इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं a और x इज इक्वल टू क्या b। कुछ याद आया, जहाँ a क्या होता है, a इसके कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स होगा। ए अब लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए x y z के कोफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स a 2 3 1 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 एंड 5 -4 -2 5 -4 -2, वही मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स क्या होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक्स के बारे में आपको बताए हुए हैं, एक्स क्या होता है कि अननोन से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स यही होता है। और ये बी क्या होता है, तो राइट साइड का जो कांस्टेंट होता है उससे बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स, तो 1 -5 -3 ऐसा हो गया। हमको अब ये एक्स निकालना है, एक्स मैट्रिक्स निकल जाता है तो ये निकल जाता है। तो आपको सिखाए हुए हैं, या तो इसको सीधा इस साइड ले जाइए तो इधर जाएगा, तो लेफ्ट में है तो लेफ्ट में इन्वर्स बनेगा, राइट में रहता है तो राइट में इन्वर्स बन जाता है, या प्री मल्टीप्लाई करिए, प्री में इन्वर्स मल्टीप्लाई करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए प्री मल्टीप्लाइंग क्या प्री मल्टीप्लाइंग ए इन्वर्स, ऐसा है। तो प्री मतलब पहले,
अब पोस्ट रहेगा तो क्या बाद में, मतलब दोनों में बाद में। अब प्री मतलब पहले, तो प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इनवर्स और ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स क्या इंटू बी, यही वाला ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ए बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए आपका आइडेंटिटी इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स मैट्रिक्स, तो एक्स और इक्वल टू क्या ए इनवर्स क्या बी हो गया। अब यही कह रहा है, अब इनवर्स एक्स मैट्रिक्स निकल जाएगा तो ए आपका सभी एक्स वाई जेड निकल जाएगा। तो अब ए इनवर्स हम लोग पता कर चुके हैं, बी हमको पता है, निकाल लीजिए। ए इनवर्स आपको पता है कितना है, लिख दीजिए। तो निकाले हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, इसी का यूज करने के लिए बोल रहा है। -1 और 1 9 और क्या 5 और -2 और ए -23 और यहाँ पर -13, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर बी मैट्रिक्स को लिख लीजिए, कितना है देखिए, तो बी मैट्रिक्स है 11 और -5 और क्या -3, ऐसा हो जाएगा। अब इसी को प्रोडक्ट कर लेना है, तो चलिए प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट करके लिख लेना है। प्रोडक्ट करिएगा तो क्या बनेगा, रो को कॉलम बाई, तो 0, ठीक है, और 1 -5 हो जाएगा, ए -2 + 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ प्रोडक्ट करके लिखिए तो -22 हो जाएगा, और यहाँ इसको प्रोडक्ट करिए -45 हो जाएगा, और इसको यहाँ करिएगा +69 हो जाएगा। इसको अब यहाँ करिए -11 हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -25 हो जाएगा, और यहाँ 39 हो जाएगा, ठीक है जी। अब x का मतलब यही है x y z, और उसको जोड़ के लिख लीजिए, z को लिख लीजिए +1, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा 69 और 65 हो जाएगा 67 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ये वाला जोड़िए कितना 36 और 39 3 हो जाएगा, और दो मैट्रिक्स इक्वल है तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, तो x क्या हो जाएगा 1 के बराबर, y क्या हो जाएगा 2 के बराबर, और z क्या हो जाएगा 3 के बराबर। तो z इक्वल टू क्या हो गया 3, मतलब यही क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, तो इस टाइप से हम लोग निकाल लिए। चलिए और कुछ प्रॉब्लम है उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसको लेके चलते हैं। ए बी NCERT का ही है, और इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछता है बहुत बार। हम ट्राई करते हैं हर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आपको कर देने का। एक ही टाइप का क्वेश्चंस बस कैलकुलेशन से हम बचते हैं कि ये नहीं खाली कैलकुलेशन बता रहे हैं। ट्राई करते हैं हर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आपको बता के सोचना हर तरीका से सिखा दे। और इसलिए आप कुछ नहीं पता चल रहा है, आपको नया प्रॉब्लम मत बनाइए। तो जो भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस करते हैं उसी को 2-3 बार बनाइएगा, बहुत आपका अपने आप कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। वो जैसे ही बना लीजिएगा आपको हर तरीका का प्रॉब्लम बनाने आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो एकदम बिगिनिंग से 0 से IIT लेवल तक हर कंसेप्ट का प्रॉब्लम हम सिखा देते हैं कि कैसे सोचना है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं उस पर, कितना प्रॉब्लम्स को सोचते हैं, कितना हम जो कंसेप्ट सिखाते हैं उसके बारे में आप प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं, तभी होगा। तो घर पर आप जरूर सोचा करिए, देखा करिए, तब जाकर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम जो आता है उसको बताते हैं। नेक्स्ट टाइप का इस टाइप से कंप्रीहेंशन दिया हुआ रहेगा, और इसमें 3 अननोन रहेगा, उसका वैल्यू निकालना रहेगा। तो सबसे पहले जो दिया गया रहेगा उससे 3 अननोन्स को x y z मान लीजिएगा। क्या बोले सुने, अब क्या अननोन रहेगा वो तो प्रॉब्लम डिफरेंट रहेगा, लेकिन हमेशा 3 या 2 का जनरली नहीं पूछेगा, आसान होता है इसलिए 3 वाला पूछता है जनरली। तो और ये NCERT का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, जो अननोन्स है एक को x मानिएगा, दूसरे को y मानिएगा, तीसरे को z मानिएगा, मीन्स जिसको निकालना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। मतलब 4 kg प्याज और 3 kg गेहूं और 2 kg चावल, इस सबका प्राइस मिला के 60 रुपया है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 kg
राइस। तो मीन्स ये सबका इतना इतना केजी का प्राइस मिला के 90 रुपया है। फिर उसी टाइप से कह रहा है कॉस्ट ऑफ 6 केजी प्याज, 2 केजी गेहूं और 3 केजी राइस मीन्स चावल का, ये सबका मिला के जो प्राइस है कितना है 70 रुपीज है, ये कह रहा है एक तरह से। और कह रहा है अब आपको निकालना क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। लिख दिया है मैट्रिक्स मेथड से ही आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, क्या बताए हैं, इसमें 3 का कॉस्ट निकालना है, मतलब 1 केजी ओनियन का, 1 केजी व्हीट का और 1 केजी क्या राइस का। तो आप मान लीजिए सबका प्राइस, एक का x केजी है, दूसरे का y, एक का x रुपीज है, दूसरे का y, तीसरे का z। तो ऐसा मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम क्या मान लेते हैं, व्हीट और क्या फिर उसके बाद पहले ओनियन है, ऑर्डर में लिखिए, ओनियन, व्हीट एंड राइस आर x, y and z rupees per kg रिस्पेक्टिवली मीन्स रिस्पेक्टिवली मान लिए कि 1 केजी ओनियन का प्राइस x रुपीज है, 1 केजी व्हीट का प्राइस y रुपीज है और 1 केजी आपका राइस का z रुपीज है। अब देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए 4 केजी ओनियन मतलब 4x, 3 केजी व्हीट मतलब क्या 3y और 2 केजी राइस मतलब 2 ऑफ z, इस सब का मिला के कितना है तो 60 रुपीज। ठीक है ना जी। 1 केजी का दाम x रुपया है, तो 4 केजी ओनियन है तो क्या हो जाएगा 4x रुपया हो जाएगा। 1 केजी व्हीट का दाम क्या है y है, तो 3 केजी है तो 3y रुपीज हो जाएगा। 1 केजी राइस का प्राइस क्या है z रुपीज है, तो आपका 1 केजी का z है तो 2 केजी का क्या हो जाएगा 2z, और सभी का प्राइस कलेक्टिवली कितना दिया हुआ है 60, तो ये 60 हो जाएगा, ये z है। ए z है, देखिए तो यहां से सेम टाइप से देखिएगा, 2 केजी ओनियन मतलब 2x, 4 केजी व्हीट मतलब 4y, फिर क्या 6 केजी ऑफ राइस मतलब 6z, और इस सबका प्राइस का कितना है टोटल कलेक्टिवली 90 रुपीज है। फिर कह रहा है 6 केजी ओनियन मतलब 6x, फिर क्या कह रहा है 2 केजी व्हीट मतलब 2 ऑफ क्या y, और फिर क्या 3 केजी राइस मतलब 3 ऑफ z, इस सब का प्राइस कितना है 70 रुपीज है। यही है। तो आपको अब क्या कर रहा है एक्स वाई जेड निकालना है, तो निकाल लीजिए। अब इसके बाद का काम जानते हैं आप, नहीं जानते हैं, तो अब इसके बाद अब सोल्व कर लेना है। नाउ सोल्व इट बाय मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व करना है। बाय लिखा हुआ है मैट्रिक्स मेथड मतलब मैट्रिक्स इनवर्स मेथड एंड फाइंड एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिएगा। हम यहाँ पर इसका हिंट किए हैं, प्रॉब्लम कुछ जो अलग था वही किए हैं। अब सोल्व करना तो आपको सिखा चुके हैं, उस टाइप से सोल्व करिए। ठीक है, चलिए आगे एक और प्रॉब्लम है जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और आते रहता है, उसको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए।
क्या है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए समझिए, ये एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड में भी, और जो भी बोर्ड में, हर बोर्ड में पूछा हुआ है। और ऐसा नहीं कि पूछ दिया तो अब नहीं पूछेगा, रिपीट करते रहता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चंस देखिएगा रिपीट करते रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या है देखिए, कहा गया है गिवन ए और बी ऐसा दिया हुआ है, फाइंड ए बी। तो अगर ए बी दिया हुआ तो पहला कह रहा है कि ए बी निकालिए, तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, ये फर्स्ट नहीं है, एक ही है उसमें, 20 में कह रहा है कि ए बी निकालिए। तो ए बी तो निकालना जानते हैं, कैसे निकालिएगा? रो को कॉलम बाई प्रोडक्ट करिए, तो करिए -4, फिर क्या +4, फिर क्या +8, 8 नहीं 8, ठीक है। ऐसे माइनस माइनस +4, माइनस और -8 एंड प्लस क्या 4, इसको यहाँ पर -4 एंड फिर क्या -8 एंड फिर क्या +4 12 12, ठीक है जी। इसको इसमें प्रोडक्ट करिए, क्या बनेगा? -7, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा +1 और +6, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए +7 -2 और a +3, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए -7 -2, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा +9, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिए 5, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -3, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -2, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -5, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा +6, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -1, इसको यहाँ प्रोडक्ट करिएगा +5, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा +6, यहाँ प्रोडक्ट करिएगा -3। आ गया जी। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू कितना बना, जोड़ के लिखिए 8 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। यहां से 8 सब में है, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा उधर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 8 और क्या आई लिख दिए। यही है फर्स्ट पार्ट में, यही प्रोडक्ट करने के लिए था। अब क्या कह रहा है देखिएगा, यूज दिस टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मीन्स ये जो प्रोडक्ट निकाले हैं, इस प्रोडक्ट का यूज करते हुए इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन निकालना है, दूसरे तरीका से नहीं। इसका यूज जैसे ही सब लिख दे, हेंस, यहां ऐसे नहीं लिख के ऐसे ही बोल सकता था, हेंस सोल्व दिस, उसका भी वही मतलब है। मतलब जो फर्स्ट पार्ट में आप किए हैं उसी का यूज करके निकालना है, समझे सब बात? दूसरे तरीके से लिखिएगा, मिलेगा लड्डू। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, इस ए बी प्रोडक्ट जो निकाले हैं उसका यूज करते हुए। तो इसमें और कुछ काम करना होगा, लेकिन बाद में करेंगे, इसलिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट ए बी प्रोडक्ट का यूज करते हुए सोल्व करना है। तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, तो x माइनस ऑफ वाई एंड प्लस क्या z इक्वल टू 4, और यहाँ क्या x माइनस ऑफ, ठीक है, x माइनस 2 ऑफ वाई एंड -2z और इक्वल टू क्या 9, और यहाँ 2x एंड प्लस क्या y और क्या +3z और इक्वल टू कितना 1। यही है। अब आपको इसी को सोल्व करना है, तो लेकिन इसका यूज करना है, तो सोल्व करने का जो मैट्रिक्स मेथड से आप जानते हैं उससे बनाइए। मैट्रिक्स तो यूज करना है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या इसी को आप लिख सकते हैं x और इज इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू क्या b, यही लिख सकते हैं। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या होता है, से बना हुआ मैट्रिक्स 1 1 2 यहां पर है, तो अगर ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इसके जगह पर क्या लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 1 1 1 2 एंड -1
-2 O1 एंड क्या O1 -2 3 ए बी मैट्रिक्स में दिया हुआ है। समझे बात? तो हम इसको बी लिख देते हैं, और अब बी मानिएगा तो इसको क्या मानेंगे, सी मान लेते हैं। हम लोग ऐसे इस मैट्रिक्स इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ए भी दूसरे के लिए यूज कर दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या बी सी मान लिए। बात समझे? तो बस ये क्या है, आपका कोफिशिएंट से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बना हुआ मैट्रिक्स है। O1 O1 और क्या 2 एंड -1 और ए क्या -2 और 1, और यहाँ O1 -2 और क्या 3, और x तो आप जानते ही हैं ए वाला एक्स वाई जेड कॉलम बना हुआ, और c क्या है तो आपका 4 9 और क्या 1 है। ए वाला c है, ए वाला c है, यही है। हम लोग को इसी को निकालना है। तो क्या करिएगा, देखिए इसको निकालना है तो हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या, ए बी को इधर करना होगा, तो बी को इधर ले जाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में क्या बी इनवर्स और क्या ए सी बन जाता है, ये हो जाता है। सी तो पता है, बी इनवर्स निकलेगा तब हमारा काम होगा। अब आपको कह रहा है इसी का यूज करना है, तो बी निकालने के लिए, बी का इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 को इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 और इंटू ए बी इक्वल टू क्या आई। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, तो इसमें से एक मैट्रिक्स होगा और दूसरा क्या उसका इनवर्स होगा। आप जानते हैं ना, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी। नहीं जानते हैं तो सीधा उल्टा करके इसको लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर उसी का उसी टाइप से है। जानते हैं ना ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स बी होगा तो ये वाला उसका इनवर्स है, ये उसका क्या इनवर्स है। दिख रहा है? नहीं दिखा? नहीं दिखता है तो और भी तरीका है हमको दिखाने का। नहीं दिखा तो ये मैट्रिक्स है और ये उसका, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है, बी का, ये वाला एक्सप्रेशन ए वाला क्या है, बी का इनवर्स है। नहीं तो क्या करिए, नहीं पता चलता है तो हम इसको हटाना है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा। पता है ना सब लोगों को, राइट में जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, पोस्ट मल्टीप्लाइंग क्या बी इनवर्स, तो क्या फायदा होगा उससे, ए वाला 1/8 इंटू ए और ए बी इंटू पोस्ट मतलब क्या इधर और प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री जब मल्टीप्लाई करना होगा तो इधर, पोस्ट मतलब बाद में। पोस्ट में क्यों, क्योंकि इसको हटाना पड़ है, इसलिए पोस्ट से अगर प्री कर देते तो इधर आ जाता, फिर ये हटता नहीं। तो इधर भी करना होगा पोस्ट में, तो पोस्ट मतलब बाद में और प्री मतलब पहले। तो अब ए वाला क्या बन गया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही, तो 1/8 और इंटू ए और ए क्या हो गया, बी इनवर्स। आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ए क्या है, बी का इनवर्स, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक तरह से हमको इनवर्स का जरूरत है, इनवर्स निकल गया है, अब इसमें रख दीजिए, निकाल लीजिए। एक्स बी इनवर्स कितना है, 1 से लिख सकते हैं, 1/8 इंटू ए और सी कहाँ से लिख दिए, तो फर्स्ट का यूज करते हुए, 1 का यूज करते हुए। अब यहाँ से प्रोडक्ट करिए, इसके बाद का कहानी सिखा चुके हैं, करने आएगा। अब निकला हुआ, अब ए आपको पता है, ए रख देना उठा के, सी पता है यही है, प्रोडक्ट कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दीजिए, निकाल लीजिए। निकलेगा कि हम निकाले, निकल जाएगा, बहुत अच्छा बात है। फाइंड कर लीजिए, अब नाउ फाइंड कर लीजिए एक्स वाई जेड, वो निकालना आ गया, आप पहले सिखा चुके, तो प्रोडक्ट करिएगा, निकालिए। तो ये कुछ अलग था, इस टाइप से आप कर सकते हैं। लिखिए नेकुलर फंक्शन, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो 4 चैप्टर एक साथ अब आगे होगा। आईसीएफ, डिफरेंशिएशन, इसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, कंटिन्यूसली ये 4 चैप्टर होगा। इसमें अब आईसीएफ आप समझेंगे तभी डिफरेंशिएशन में भारी जरूरत पड़ता है, तभी बहुत कुछ समझ सकते हैं। नहीं तो जहाँ जहाँ आईसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम या कंसेप्ट आएगा वो आप नहीं समझ पाएंगे।
फिर उसी टाइप से इंटीग्रेशन, बिना डिफ्रेंसिएशन का पढ़ा ही नहीं जा सकता है, उसका एक्सटेंशन है। तो डिफ्रेंसिएशन 100% जरूरत है इंटीग्रेशन सीखने के लिए। और आईसीएफ का फिर वहाँ भी जरूरत पड़ेगा, जहाँ जहाँ आईसीएफ आया अगर उसका कंसेप्ट नहीं रहेगा आप फंस जाएंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन भी आएगा और उसमें डिफरेंशिएशन भी आएगा, दोनों का 100% जरूरत पड़ेगा। इसलिए चारों चैप्टर एक साथ कंटिन्यूसली पढ़ना है। और कंपटीशन के लिए तो जो है इम्पोर्टेंट तो है ही, बिहार बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विशेषकर बिहार बोर्ड में इससे लगभग 200 में लगभग 100 मार्क्स का क्वेश्चंस का आता है। तो अगर ये चारों चैप्टर कर लिए तो ऐसे ही 100 मार्क्स अपना सिक्योर कर लिए। तो ऐसा स्टूडेंट जो केवल बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड में अच्छा करना चाहते हैं, थोड़ा कमजोरवा स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों के लिए ये चारों स्टूडेंट पढ़ना एकदम जरूरी है। तो ऐसा कामचोर स्टूडेंट जो सोया हुआ है या खोया हुआ है, ठीक है, सोया मतलब कहीं और दूसरी दुनिया में खोया हुआ है, तो उसको झकझोर के जगा दीजिएगा कि बउआ ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिए, ये 4 चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा तो आपका बोर्ड का काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लोग सिंसियर है उनको तो सब पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे आता है और सब हम पढ़ाएंगे। और जो लोग दूसरे बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं, उनको भी सब पढ़ना है, क्योंकि सबसे आता है। वो पहले ओरिएंटेशन क्लास 12th में बता चुके हैं, सबको पता है ना, तो वो देख लीजिएगा। और जैसे ही डिफ्रेंसिएशन पर आएंगे, डिफ्रेंसिएशन चैप्टर पर आएंगे, उसके बाद आपका क्लासेस एक अल्टरनेट में इस चारों चैप्टर में से चलेगा और दूसरे अल्टरनेट में और बाकी जो चैप्टर्स है जो कंपटीशन के लिए है, सीबीएसई के लिए है, उसमें से चलेगा, समझे। तब तक डिफ्रेंसिएशन तक पढ़ के आपका बेसिक, वो सब चैप्टर्स में डिफ्रेंसिएशन का भी जरूरत पड़ता है, तो वहाँ फिर फंक्शन से स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन भी चलेगा और एक अल्टरनेट में और दूसरे अल्टरनेट में डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन चलेगा। तो जिनको खाली बोर्ड देना है ये सब पढ़िए, मस्त रहिए, मजा लीजिए, और जिनको कंपटीशन देना है और सब कुछ करना है वो दोनों क्लास करके मजा लीजिए, एंजॉय करिए, फोड़ फाड़ मचा दीजिए, ठीक है। तो ये आगे का प्रोग्राम है, ऐसे चलिएगा। सीटी मत बजाइए, नहीं तो आपका सीटी बजा देंगे, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा इंजॉय है तो थोड़ा ताली बजा दीजिए खुश हुए तो, लेकिन मुंह से देखिए होता क्या है, अगर अंदर खुशी महसूस होता है तो रिलीज करने का मन करता है, तो रिलीज करने का और भी बहुत सारा तरीका है, ये नहीं कि मुझसे सीटी बजा के तरीका, जहां ये अब कहीं कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आप जैसे बच्चों से बात कर, अपने दोस्त से बात करते, क्या हमसे वैसे ही बात करिएगा क्या? जैसे आप घर पर रहते हैं वैसे ही यहाँ रह सकते हैं क्या? सबका अलग बना हुआ है एक रूल रेगुलेशन इस समाज में। उस सामाजिक आदमी बनिए, खाली मैथ मत सीखिए। तो सीटी बजाना यहाँ अच्छा बात नहीं है, क्योंकि ये क्लासरूम है, आप सीखने के लिए आए हैं। आप हॉल में बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सीटी बजाइए, डांस करिए, रोमांस करिए, जो करना करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये क्लासरूम है, यहाँ एक अपना रूल होता है। ऊपर से जेएस प्रसाद का क्लासरूम है, तो उसमें तो और भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सब बात ध्यान रखिए और उस ध्यान के अनुसार ही काम करिए। ज्यादा मन में खुशी को एक्सप्रेस करना है तो ताली बजा दीजिए, थोड़ा सा हो करते हैं वो कर दीजिए, लेकिन सीटी मत बजाइए, ठीक है। हो गया।